हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 7 जून 2020। हाउ आर यू पीपल? और आई होप सो कि आप तक बिल्कुल आप सब फाइन होंगे और सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आगे आज 7 जून का करंट अफेयर, तो 7 जून का तो करंट अफेयर लेंगे ही, लेकिन आज मैं एक कंप्यूटर का वीडियो भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। वो ट्रांजिशन टैब पे होगा और वो बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगा आप लोगों के लिए। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। और ये कंटेंट तो आपके लिए, चाहे वो करंट अफेयर का हो या कंप्यूटर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरे पास जो यूट्यूब की रिपोर्ट्स आती हैं उनके अकॉर्डिंग ये मुझे बताया जा रहा है कि वीडियोस आप लोग कंप्लीट नहीं वॉच करते हैं। मेरी आप लोगों से प्लीज़ बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि एंड तक आप वीडियो को वॉच करें, तभी मेरी मेहनत का फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिए और पसंद आए आपको मेरी मेहनत जो मैंने आपके लिए की है, तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्यूसिल को अपना लाइक ज़रूर दें और शेयर भी ज़रूर करें वीडियो कंप्लीट होने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 जून का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं आप। क्वेश्चन देखिए ज़रा गौर से सुनिए। हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है? तो रशियन लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया गया है? यानी संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। क्या? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 6 जून को, 6 जून को। ये संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को मनाया गया है, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो जो रशियन लैंग्वेज की हिस्ट्री है, अभी तक जो रशियन कल्चर रहा था जो है रशियन कल्चर, तो रशियन हिस्ट्री और कल्चर और रशियन लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए अवेयर करने के लिए ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे। ठीक है ना? तो ये मैंने क्या कहा कि रूसी भाषा का जो हिस्ट्री यानी इतिहास रहा है और इसकी जो संस्कृति रही है, रशियन संस्कृति, और रूसी भाषा के विकास के लिए जागरूक करने हेतु मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। ठीक है। अब इस साल मैंने आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेज लैंग्वेज के रिलेटेड बताए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेज मैंने बताए थे, आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डेज ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज डे के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे 18 दिसंबर को क्या मनाया गया था? अरबी लैंग्वेज डे 18 दिसंबर को। 20 मार्च को क्या मनाया गया? चीनी भाषा दिवस। ठीक है। और 20 अप्रैल को क्या मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया था फ्रेंच लैंग्वेज डे। क्या मनाया गया था? फ्रेंच लैंग्वेज डे, ये 20 मार्च को। 20 अप्रैल को क्या मनाया गया था? चाइनीज़ लैंग्वेज डे, चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को क्या मनाया गया था? तो 23 अप्रैल में मनाया गया था एक तो स्पेनिश डे और इंग्लिश डे, यानी कि इंग्लिश डे स्पेनिश डे 23 अप्रैल को मनाए गए थे। और 20 अप्रैल को मनाया गया था ये चाइनीज़ लैंग्वेज डे। और 20 मार्च को मनाया गया क्या? फ्रेंच लैंग्वेज डे। ठीक है। और आज मनाया गया है 6 जून को, ये कल मनाया गया, यस्टरडे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया है क्या? रशियन लैंग्वेज डे, यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे 6 जून। और 1 दिसंबर में याद रखिए
अरबी लैंग्वेज डे, अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को। तो ये कुछ इस साल आपको बताए गए थे इम्पॉर्टेंट डेज जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, मगर प्लीज़ ध्यान से सुनिए और एंड तक आपको सुनना है वीडियो को। अब ये जो यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे है, इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। पर यूनाइटेड नेशन मनाता है तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अक्सर आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ। यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ये 1945 24 अक्टूबर में स्थापना हुई है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। एंटोनियो गुटेरस इसके क्या है? सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। अब यूएनओ की बात करें तो यूएनओ का 24 अक्टूबर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो अगर पूछा जाए यूएनओ डे कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल सूरी का निधन हो गया। अनिल सूरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। कौन? फिल्म प्रोड्यूसर, बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर, बॉलीवुड में फिल्म निर्माता थे अनिल सूरी। और इनका कोरोना वायरस के कारण ड्यू टू कोविड-19 डेथ हो गई अभी। ठीक है, तो अभी अनिल सूरी का निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फोर्ब्स की जारी की गई सूची के अनुसार भारत की फोर्ब्स की जारी की गई सूची के अनुसार टॉप विमेन, इसको ऐसे सुनिए, अकॉर्डिंग टू, ये इस तरह सुनिए आप, चलिए हिंदी में सुनिए। पहली महिला, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है। आपको पता है फोर्ब्स अमेरिकन मैगजीन है, ये समय समय पर रिपोर्ट जारी करती रहती है। जैसे लीडर्स की हो गई, एथलीट्स की हो गई, कमाई करने वाले महिलाओं की हो गई, पुरुषों की हो गई, डिफरेंट लिस्ट टाइप्स की लिस्ट है, अलग अलग प्रकार की लिस्ट यानी रिपोर्ट बनाती रहती है फोर्ब्स और जारी करती रहती है। ठीक है, तो आपको पता होगा फोर्ब्स के बारे में, अक्सर क्वेश्चन आते हैं और मैं बताती हूँ। तो फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली विश्व की महिला कौन बनी है? फोर्ब्स के अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट लेडी जो सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं कौन बनी है? तो ये है काइली जेनर। काइली जेनर ये कॉस्मेटिक ब्रांड है, चलता है इनका, काइली जेनर, और ये नंबर 1 यानी टॉप विमेन बनी है अर्निंग के मामले में। इनकी एनुअल इनकम बहुत मतलब जो है वो इतनी हाईएस्ट है कि ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यानी टॉप अर्नर बन गई हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला बन गई हैं। कौन? काइली जेनर, ये नंबर 1 पर है। अभी आपको बताया था थोड़े दिन पहले ही फोर्ब्स की एथलीट्स की एक लिस्ट जारी हुई थी। एथलीट्स में बताया था कि महिला एथलीट में कौन बनी थी नंबर 1? तो वो बनी थी नाओमी ओसाका। मतलब सबसे ज़्यादा इनकम लेने वाली, कमाई करने वाली महिला कौन बनी थी? नाओमी ओसाका। लेकिन मेल फीमेल में जो टोटल मिला के आई थी, जब मेल्स की लिस्ट आई, मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड करें तो भी, तो टॉप एथलीट कौन बने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले? रोजर फेडरर। लेकिन रोजर फेडरर इस लिस्ट में नंबर 3 पर है, ये याद रखना है। टॉप एथलीट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं रोजर फेडरर, मेल फीमेल दोनों में देखा जाए तो, और फीमेल में देखा जाए तो नाओमी ओसाका जापान की। लेकिन रोजर फेडरर, ये जो फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है इसमें नंबर 3 पर है, और नंबर 1 पर कौन है? काइली जेनर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएलएफ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में डीएलएफ एक ब्रांड कंपनी है, इसके बहुत से मॉल्स वगैरह होते हैं, और ये गुरुग्राम बेस्ड यानी गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। डीएलएफ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजीव सिंह, जो अभी तक उपाध्यक्ष थे डीएलएफ के, लेकिन अब अध्यक्ष बन गए हैं। जो अभी उपाध्यक्ष थे लेकिन अब राजीव सिंह अध्यक्ष बन गए हैं, और अब डीएलएफ के नए अध्यक्ष हो गए कौन?
क्या नाम है इनका? राजीव सिंह। और सीईओ कौन है? तो मोहित गुजराल। इसके सीईओ भी हैं, तो कौन है? मोहित गुजराल। अब जो डीएलएफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी थैंक्स मॉम अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में अभी थैंक्स मॉम अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो थैंक्स मॉम अभियान ये एमपी में शुरू हुआ है। एमपी का जो समाज मिनिस्ट्री यानी वहाँ जो स्टेट का समाज कल्याण एवं विकलांग निदेशालय है, समाज एवं विकलांग कल्याण निदेशालय, ये समाज कल्याण एवं विकलांग निदेशालय है। उसी निदेशालय में एक अभियान चलाया जा रहा है थैंक्स मॉम, कि यहाँ इस निदेशालय के जो भी ऑफिसर हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो सब एक एक पेड़ लगाएंगे और वो उसका नाम अपनी मदर के नाम पे रखेंगे, ताकि जो है फीलिंग का जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा रहे, अपनी फीलिंग टच रहे, मतलब फीलिंग कनेक्शन हो। जब आप किसी चीज़ का नाम किसी अपने के नाम पे रख देंगे तो जाहिर सी बात है फीलिंग अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए थैंक्स मॉम अभियान, यानी कि थैंक्स मॉम वृक्षारोपण ऑपरेशन है। ये क्या है? थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान। ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो समाज एवं विकलांग कल्याण या समाज कल्याण एवं विकलांग निदेशालय है, उसमें ये शुरू किया गया है कि हर कोई उसमें इस निर्देशालय में काम करने वाले लोग एक एक पेड़ लगाएंगे और उसका जो नाम रखेंगे वो अपनी मदर के नाम पे, अपनी मॉम के नाम पे रखेंगे। तो यही है थैंक्स मॉम। एमपी की बात है जी। एमपी में 2 फेस्टिवल मनाए गए थे, तानसेन महोत्सव और मिर्च महोत्सव। एमपी की बात है। रोज़गार की बात चल रही है अभी, सबको रोज़गार मिलेगा, ये योजना आई थी। और श्रम सिद्धि योजना, ठीक है, सबको रोज़गार मिलेगा में तो जॉब कार्ड अनिवार्य थे, लेकिन श्रम सिद्धि योजना में जॉब कार्ड ना भी हो, श्रम सिद्धि योजना में, तो इसमें आपको तब भी रोज़गार मिल जाएगा और पंचायतों को भी रिवॉर्ड रकम मिलेगी, ठीक है, 2 लाख तक की, जो पंचायत अच्छा काम करेगी। और अब श्रमिकों के लिए एक और चीज़ आई थी, क्या? चरण पादुका पहल। ये भी एमपी में शुरू हो गई थी। जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जो पैदल सफ़र कर रहे हैं, उनको चप्पल स्लीपर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है, ये बात थी। अब पुलिस की बात करते हैं, एमपी पुलिस की। तो करमवीर पुरस्कार, जिन्होंने बहुत अच्छा अपनी ड्यूटी को अच्छे से फॉलो किया और अच्छे काम किए, एमपी पुलिस ने उनको एमपी पुलिस को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किससे? करमवीर पुरस्कारों से, अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा करमवीर। एक एमपी पुलिस ने एक योजना शुरू की, FIR आपके द्वार। तो ये 2 पुलिस से रिलेटेड फैक्ट हैं। अब महिलाओं की बात करें तो एक तो दीदी वाहन योजना, जो राष्ट्रीय ग्राम जीविका मिशन है, उसी की महिलाओं के थ्रू के मतलब जो इंटरेस्ट आता है उनके फंड का, उससे शुरू किया गया था। ये झबुआ में शुरू हुआ था। क्या नाम है इसका नाम है दीदी वाहन। की डिलीवरी अगर होनी है, प्रेग्नेंट है कोई महिला, तो उसको वाहन की ज़रूरत है, तो उसको व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसको कोई 4 व्हीलर की किसी की वाहन की ज़रूरत है तो। अच्छा, ये और एक महिलाओं के लिए आया था, सबके लिए जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी, 200 मास्क का टारगेट होगा और 11 रुपये प्रति मास्क से वो सरकार को बेच सकती हैं। एक आई थी सबके लिए, कौन सी? जीवन अमृत योजना। वो क्यों आई थी? त्रिकूट चूर्ण 50-50 ग्राम के पैकेट बना के बांटे जा रहे थे आयुष मंत्रालय की तरफ से, कि लोगों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो। और यूपी में ऐसा एक ऑपरेशन चला था। क्या नाम था उसका नाम था आयुष कवच। यूपी में भी आयुष कवच। और केरला में कौन सा चला था? आयु रक्षा क्लिनिक। इम्यूनिटी पावर की बात आई इसलिए बता रही हूँ। दिल्ली में कौन सा चला था? तो दिल्ली में चला था
चल रहा है, मतलब कौन सा दिल्ली का था, हाँ, रक्षा आयु रक्षा कार्यक्रम, क्या रक्षा आयु कार्यक्रम, ये दिल्ली का था। और आयु रक्षा क्लिनिक जो थी वो आयु रक्षा क्लिनिक केरला के, यूपी का ये था कौन सा अभी बताया आपको, आयुष का कवच यूपी का, और एमपी का तो ये है आपको बताया जीवन अमृत। अब थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है। यूपी में तो ये था कि जो मसाले, जो गरम मसाले हैं, जो घर में मसाले हैं, उनसे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और ये चूरन बना के एमपी में बांटा गया था। बहरहाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा एक बुज़ुर्गों के लिए योजना शुरू हुई थी, संकल्प योजना, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी, ठीक, याद रखना होगा आपको। और इसके अलावा एक और चीज़, जो नए अभी चीफ मिनिस्टर बने शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी के नए चीफ मिनिस्टर बने थे थोड़े दिन पहले, शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने एक योजना को पुनः शुरू किया, दोबारा से शुरू किया। क्या नाम है उसका? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इसमें बहुत सारे लोगों को बेनिफिट जो है मिलेगा। अभी आपको बताऊं, थैंक्स मॉम, ये भी एमपी में शुरू हुआ है। तो इतना कुछ है एमपी के बारे में। एमपी की बात कर ले, भोपाल चीफ मिनिस्टर का मैंने बता दिया, गवर्नर लालजी टंडन हुए, और नेशनल पार्क हुए कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा फॉसिल्स वन विहार, सतपुड़ा वन विहार, ठीक, ऐसे याद रखिए। और जो पेंच नेशनल पार्क है वो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में एक्सपेंड है, यानी फैला हुआ है। और जो संजय नेशनल पार्क है, ऐसा ही एक नाम और है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है, संजय ये है एमपी में। तो इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एशियन महिला कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हाल ही में एशियन महिला कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियन महिला कप 2022 का आयोजन, तो ये होगा अपने देश भारत में 2022 के एशियन कप का आयोजन, एशियन महिला कप 2022 का। ये लगभग बहुत सालों के बाद हो रहा है, 1979 के बाद ये अब 2022 का एशियन महिला कप आयोजित होगा अपने देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी समर ट्रीट ऑपरेशन किस बैंक ने लॉन्च किया है? समर ट्रीट अभियान किस बैंक ने चलाने की घोषणा की है? तो HDFC बैंक ने। इसमें क्या होगा, लॉकडाउन जब पूरी तरह खुल जाएगा, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगा और इकोनॉमी सही तरीके से चलने लगेगी अपने देश की, तो लोग शॉपिंग भी करेंगे, और जब ख़रीदारी होगी शॉपिंग के लिए आएंगे, तो उसके लिए क्या कि क्रेडिट कार्ड से, अगर वो HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उससे शॉपिंग करेंगे, तो 50% तक रिवॉर्ड मिलेंगे, और ये डाउन पेमेंट और EMI अमाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा इस समर ट्रीट्स अभियान के थ्रू, यानी माध्यम से HDFC बैंक। तो ये समर ट्रीट्स अभियान अभी HDFC बैंक ने शुरू किया है। 1994 में इसकी स्थापना हुई है, और साथ ही में मुंबई में हेडक्वार्टर है। आदित्य पुरी MD एंड CEO हैं HDFC बैंक के। चलिए नेक्स्ट। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगी यहाँ, प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको बेहतरीन और निश्चित लाभ होगा, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। चलिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में 14 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो गुजरात ने। 14 करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज लोकलिटी को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 14
हजार करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात नंबर 1 है सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में इंडिया में। सेकंड पे महाराष्ट्र है। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी योजना, यानी कि उम्बारे अनूठी योजना क्या है ये? आंगनवाड़ी की जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेडी एम्प्लॉयज़, वो जाएंगी स्टूडेंट्स तक। कहाँ, कब? जब लॉकडाउन के भीतर जब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे तो उन तक वो पहुँच अपनी बनाएंगी। एक आया सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, जिसमें बारिश से पहले नदी नालों की सफाई करवाई जाती है मनरेगा मजदूरों के माध्यम से। ये और गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बनी है जिसको टेजर गन दी गई हैं या टसर गन दी गई हैं। ठीक है, प्राप्त करने वाली पहली पुलिस बनी है गुजरात पुलिस इंडिया की टसर गन को, ये टेजर गन को। ये सारे करंट अफेयर बहुत हैं, लेकिन फिर भी चलिए इतने तो याद ही रखिए और रिवाइज कीजिए। गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए गुजरात का है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं और गांधीनगर क्या है? कैपिटल। याद रखेंगे। हाल ही में, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को अभी किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव भारत के राजदूत बने हैं कहाँ? रोमानिया में। कहाँ? रोमानिया की कैपिटल क्या है? रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट और रोमानियन ल्यू ये करेंसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ऑनलाइन सेफ लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुकलेट का विमोचन किसने किया है? क्या बोल रही हूँ मैं? क्या है क्वेश्चन है ऑनलाइन सेफ लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुकलेट का विमोचन किसने किया है? तो अभी हमारे MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। नहीं, रमेश पोखरियाल निशंक, माफ़ कीजिए, प्रकाश जावड़ेकर। क्या कल एक क्वेश्चन बताया था ना, आपको याद होगा, मैंने उसके लिए बताया था नगर वन कार्यक्रम के लिए, है ना। कौन है वो? वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक, ये कौन है? हमारे प्रेजेंट टाइम के MHRD मिनिस्टर। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने एक बुकलेट का विमोचन किया है, ऑनलाइन सेफ लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। नाम याद रखिएगा, ऑनलाइन सेफ लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ऑनलाइन सेफ लर्निंग एक जगह, इन द टाइम ऑफ, और फिर कोविड-19 तो याद ही रहेगा। अभी क्यों? आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन लेने का क्रेज़ बहुत बड़ा है, तो ये सेफ़ हो, सिक्योर हो और साइबर क्राइम के बारे में भी लोगों को पता हो, उससे जागरूकता रहे लोगों के माइंड में और पूरी तरह जागरूक रहें और सेफली अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन ले सकें। तो स्टूडेंट्स के हित में और लोगों के हित में अच्छा, उन्हें जागरूक बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए ये बुकलेट का विमोचन किया गया है। कौन सी? ऑनलाइन सेफ लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। रमेश पोखरियाल निशंक MHRD मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक फोर्ब्स की फिर से लिस्ट आई है। अभी एक सेलिब्रिटी का बताया था आपको, काइली जेनर कौन बनी है? टॉप महिला, यानी वर्ल्ड रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला विश्व की, काइली जेनर। लेकिन एक और सेलिब्रिटी लिस्ट आई है, इसमें पूछा गया है कि सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन बने हैं? सोशल मीडिया के थ्रू वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सोशल मीडिया के थ्रू बन गए हैं नंबर 1।
कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सोशल मीडिया के थ्रू, याद रखिएगा। मैंने आपको दूसरे एथलीट्स के बारे में बताया था, अभी एक सेलिब्रिटी के नाम अभी बताया और इनका नाम बताया, ये सोशल मीडिया के थ्रू नंबर 1 कमाई करने वालों में है ना। तो ये आप याद रखिएगा, एड कैंपेन्स वगैरह जो चलती हैं उनके थ्रू ये लोग अर्न करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी खाद्य वन, हाल ही में अभी किस राज्य ने खाद्य वन स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने अभी खाद्य वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है केरल ने। किसने घोषणा की है? केरल ने। केरल के अट्टापड़ी एक गांव है केरल में, तो अट्टापड़ी ग्राम जो है वहाँ पर आदिवासियों को खाद्य कवच और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, खाद्य कवच या खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये खाद्य वन कार्यक्रम की घोषणा की है शुरू करने की केरल ने। अभी केरल के बारे में कल बताया था, उससे पहले भी के फ़ोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। के फ़ोन प्रोजेक्ट क्या है? के फ़ोन प्रोजेक्ट है केरल का, जिसमें गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? इंटरनेट गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। ठीक है। केरला में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान आया था कोविड-19 के चलते। आयुरक्षा क्लिनिक्स को शुरू किया गया। रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल को लॉन्च किया गया केरला में। और केरला में कर्मी बोट रोबोट को कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए तैनात किया गया केरल के एक हॉस्पिटल में। ठीक है। और केरला में तो इतने फैक्ट्स तो आप एटलीस्ट याद रखिए। केरला में साइलेंट वैली है, पेरियार नेशनल पार्क है, और केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक क्वेश्चन है, एडिडास ने अपना भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भारत में किसको बनाया है? तो ये बनाया है किसको? एक है मिस वर्ल्ड 2017 की, 2017 में मिस वर्ल्ड रही हैं, उनका नाम है मानसी छिल्लर। तो मानसी छिल्लर को अभी एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है इंडिया में। कहाँ? एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया इंडिया में। किसको? मानसी छिल्लर। ये मिस वर्ल्ड है 2017 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी WHO पुरस्कार जीतने वाला कौन सा NGO बना है? तो WHO पुरस्कार जीतने वाला कौन सा NGO बना है? तो ये है एक शीर्ष NGO। क्या नाम है इसका? शीर्ष। क्या नाम है NGO का? शीर्ष NGO को मिला है वर्ल्ड टैबेको डे पुरस्कार, वर्ल्ड टैबेको पुरस्कार। ये वर्ल्ड टैबेको डे भी बनाया गया था ना 31 मई को, 31 मई को बताया था कि आपको विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ना, वर्ल्ड टैबेको प्रिवेंट डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टैबेको डे पुरस्कार यानी WHO का है ये, WHO अवार्ड। क्या नाम है इसका? WHO अवार्ड विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर। ये किसको मिला है? शीर्ष NGO को। अब ये शीर्ष NGO को क्यों मिला है? क्योंकि बिहार झारखंड में शीर्ष NGO ने बहुत काम किया। किस लिए? कि जो सिगरेट, गुटखा, पान, हुक्का वगैरह वगैरह जो भी तंबाकू से संबंधित चीज़ें हैं उन पर काफ़ी हद तक रोक लगाने और लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत काम किया। किसने? शीर्ष NGO ने। इसी को WHO पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। WHO पुरस्कार, ठीक, शीर्ष NGO को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल की क्लास में नहीं, कंप्यूटर क्लास में मिलेंगे शाम में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।